जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो हम सीरीज लेकर चल रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा। ये साहित्य इतिहास के तहत आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इसके प्रीवियस में आपने 2 क्लासेस देखे होंगे। पहला क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें हमने संपूर्ण जानकारी आपको ये दिया कि किस तरीके से हम ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसमें भी आपने देखा कि जो हम शुरुआत किए हैं वो खंड 2 से शुरुआत किए हैं। खंड 2 में भी पहले निबंध, आलोचना, इस तरीके से क्रमवार विधाएं दी गई हैं, लेकिन हमने जो विधा शुरू किया है वो है उपन्यास विधा। उपन्यास विधा के तहत आपने देखा होगा कि प्रीवियस की क्लास में हमने बताया कि जो हमने शुरुआत किया है उसमें उपन्यास को हम 3 कैटेगरी में बांट के देखते हैं, यानी जो विभाजन करते हैं तो विभाजन उसी के आधार पे करते हैं जो कोई रचनाकार जो है किसी भी कालखंड को बहुत ज्यादा अपने योगदान से प्रभावित किया होता है। और ऐसे में आप देखते हैं कि प्रेमचंद जी कलम के सिपाही, उन्होंने किस तरीके से उपन्यास विधा में अपनी छाप छोड़ी है। इसलिए प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर हम प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पश्चात और प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास विधा है उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो अभी प्रेमचंद पूर्व युग पे हमने बात किया है उसमें आपने श्रद्धाराम फुल्लौरी, इनके अलावा लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लजाराम मेहता, इन सभी उपन्यासकार के उपन्यासों पे हमने संक्षिप्त जानकारी ली थी और ये मूल टेक्स्ट से हम ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहे हैं और जो मूल गाइड का प्रयोग आप करते हैं अपने अध्ययन के दौरान उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हम जो है यहाँ पे इसका स्टडी कर रहे हैं। देखिए हिंदी साहित्य उपन्यास में जब हम उपन्यास विधा की बात करते हैं तो जब हम प्रेमचंद पूर्व युग की बात करते हैं तो आपको हमने बताया था, अगर याद हो आपको पिछली क्लास में, तो हमने कहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कब से हम किसी चीज का आधार मान लेते हैं कि हाँ यहीं से ये चीज शुरुआत हो रहा है। तो आपने देखा होगा 1877 में कौन सी ऐसी रचना आई जहां से हम अपने उपन्यास विधा की शुरुआत मान के चलते हैं। तो आपने देखा भागवती, श्रद्धाराम फुल्लौरी 1877, और फिर 1918 का जो कालखंड था वहां पे आपने देखा कि सेवा सदन की शुरुआत, यानी सेवा सदन जो उपन्यास है उसका लेखन किसके द्वारा है। सेवा सदन उपन्यास लिखा गया मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो 1977 से ये जर्नी प्रेमचंद पूर्व युग का शुरू होता है और 1978 पे जाके ये समाप्त होता है, क्योंकि वहीं से जब प्रेमचंद जी ने लिखा सेवा सदन, वहीं से हम ये मान के चलते हैं कि सेवा सदन से ही अब जो उपन्यास विधा है वो एक कदम आगे बढ़ के ये प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यास की कतार में आके खड़ा हो गया है। 1877 से पूर्व क्या उपन्यास नहीं लिखे गए थे? तो आपने देखा कुछ ऐसे उपन्यास थे जो 1877 से पूर्व भी लिखे गए थे, लेकिन क्योंकि वो आपने देखा था कोई संपादित, संशोधित इस तरीके से ग्रंथ था, कोई प्रमाणिक नहीं था, जिसका जिक्र माता प्रसाद गुप्त ने किया था। तो हमें वो बहुत ज्यादा नहीं, बस नाम भर का याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ था। इनके अलावा आपने देखा जो ये कालखंड था 1877 से लेके 1918 का जो कालखंड था, इसके बारे में हमने आपको ये भी जानकारी दी। इसी समय जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल का समय जो है, आप देखिए भारतेंदु युग का समय क्या होता है। भारतेंदु जी का समय वही 1850 से 1900 का कालखंड, जिसको हम पूरा आधुनिक युग में भारतेंदु काल का समय कहते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि जो आगे का समय होता है वो होता है 1900 से मान के चलिए 1920 या 18 मान लीजिए, जो हम कालखंड मान के चलते हैं द्विवेदी युग का। तो इस तरीके से आपका जो भारतेंदु युग का काल रहा है और द्विवेदी युग का काल रहा है, दोनों कालों को अगर मिला देंगे आप तो संपूर्ण रूप से आपका जो कालखंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो जो पूरा पीरियड है उसको हम प्रेमचंद जी के पूर्व जो है उपन्यास के काल के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो प्रेमचंद पूर्व युग का जो काल था उसमें कितनी रचनाएं और किनका जिक्र है वो सारा यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए आज भी आप जो है प्रेमचंद पूर्व युग पे ही बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि उपन्यास के प्रकार में कितने प्रकार हैं, और सर्वमान उपन्यास में किशोरीलाल वर्मा जी ने जिस तरीके से विभाजन किया है, ऐतिहासिक है, साहित्यिक है, यहाँ तक घटनात्मक उपन्यास, तो इसी तरीके से उन्हीं का सर्वकालिक विभाजन को माना जाता है कि हाँ इस तरीके से है। तो आपने देखा कि उपन्यास के कितने प्रकार हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, यथार्थवादी। अब हम मूल टेक्स्ट पे अपने आ जाते हैं देर ना करते हुए। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में तो अच्छे से आपको आ रहा होगा, है ना। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उपन्यास विधा में जो हमने प्रीवियस के क्लास में बात किया था वो किस पे बात किया था, एक बार आप इंडेक्स भी देखते चले। प्रेमचंद पूर्व में हिंदी उपन्यास के तहत हमने प्रेरणा स्रोत पे बात किया था
और याद हो आपको, हमने प्रेरणा स्रोत के बारे में बताया था कि हमारा जो हिंदी का उपन्यास है वो कहाँ से प्रभावित है, बांग्ला उपन्यास है। और बांग्ला जो उपन्यास है वो कहाँ से प्रभावित है, तो अंग्रेजी के जो उपन्यासकार हैं उनसे बांग्ला वाले प्रभावित है। फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ के जो उपन्यासकार थे, जो भी उनको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं उनका इन्होंने अनुवाद किया हिंदी में, तो बांग्ला साहित्य से हमारा साहित्य बहुत ज्यादा प्रभावित रहा और वहां से अंग्रेजी साहित्य। तो हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ के उपन्यास विधा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है आप ये कह सकते हैं कि बांग्ला साहित्य से प्रभावित रहा है, और अप्रत्यक्ष तौर पे देखें तो अंग्रेजी साहित्य से भी प्रभावित रहा। और यहाँ तक नहीं, हम तो कहते हैं हमारे यहाँ की पूरी मिक्स संस्कृति में आता है, मिश्रित संस्कृति में, क्योंकि अंग्रेजी का भी मिश्रण देखने को मिलता है, आपको बांग्ला साहित्य का भी देखने को मिलता है। साथ में अपने यहाँ पे देखते हैं कि संस्कृत साहित्य को भी इग्नोर नहीं किया गया है। तो आपने बहुत सारी ऐसी रचनाएं देखी होगी जिनमें जो संस्कृत के उपन्यास वगैरह थे उनका भी हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, जो इम्पोर्टेंट रचना है उनका अनुवाद करके उनको भी, जब भी उपन्यास लेखन में लोग आगे बढ़े हैं तो उनको भी अपने विषय वस्तु में केंद्र में रखें। तो इस तरीके से बहुत ही मिक्स जो हमारे सामने आता है उपन्यास, उसमें मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। तो उपन्यास का प्रेरणा स्रोत हमने बताया। फिर प्रेरणा स्रोत के बाद किशोरीलाल वर्मा के द्वारा किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, उसमें क्लासिफिकेशन में आपने देखा था सबसे पहले जो जिक्र इन्होंने किया था सामाजिक उपन्यासकार और कौन से उपन्यास है। इसके बाद हमने जो बात करना है सामाजिक उपन्यास के बाद ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार पे, फिर घटनात्मक में आएंगे तिलस्मी अय्यारी, घटनात्मक में जासूसी घटनात्मक और अद्भुत घटना प्रधान अनुदित उपन्यास। तो आपको 3 कैटेगरी में यहाँ पे जो पहला आपका इंडेक्स है प्रेमचंद से पूर्व, उसमें 3 चीजें पढ़नी है। जिस तरीके से विभाजन किया किशोरीलाल जी ने, उसमें हमने जो सामाजिक उपन्यासकार के तौर पे जो भी श्रद्धा राम है, बालकृष्ण भट्ट है, जगमोहन है, राधा कृष्ण दास है, लज्जा राम है, इन पे हम बात कर ही रहे हैं। आज जो आपके क्लास में ये तीनों हम कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आपका आज जो है सामाजिक उपन्यास के अलावा घटनात्मक उपन्यास में तिलस्मी अय्यारी क्या है, जासूसी क्या है, इन पे बात करेंगे। इनके अलावा जो है अद्भुत घटना प्रधान क्या है, यानी आपका सामाजिक उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यास और घटनात्मक उपन्यास, हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों खत्म हो जाए। अगर ये तीनों आप खत्म कर लेते हैं, मतलब प्रेमचंद पूर्व युगीन जितने भी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं वो लगभग सब आप खत्म कर चुके होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हमें इंडेक्स देखते रहना कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं और विषय वस्तु को बिल्कुल केंद्र में रख के ही आगे चलना है ना, ताकि लगे कि हाँ आप मूल टेक्स्ट को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था कि प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद योगीन, प्रेमचंदोत्तर। अभी हम जो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पे बात कर रहे हैं। और आपने देखा था ये जो विकास यात्रा है वो शुरू होता है, हमने बताया था आपको, वो हिंदी उपन्यास साहित्य की मर्यादा 1877 से 1918 तक चलती है। और श्रद्धा राम फुलौरी के भागवती से, श्रद्धा राम फुलौरी के द्वारा जो भागवती है वहां से शुरू होता है। अंग्रेजी ढंग का उपन्यास भले ही इसको नहीं माना जाता, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास आप बताइए किसे माना जाता है। हमने इसका जिक्र किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा और भी जगहों पे लगा है। तो अगर आपको याद हो तो कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ से यात्रा शुरू होता है। फिर हमने कहा था कि बहुत उससे पहले भी सदानंद शंभुनाथ जो है मिश्र, इन लोगों ने लिखा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने देखा कि 1918 में जब प्रेमचंद जी सेवा सदन उपन्यास लिखते हैं, फिर जो है ये उपन्यास क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हम 1877 से 1918 के कालखंड में जितने इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, चाहे वो सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, घटनापरक हो, तीनों कैटेगरी में हम सारे उपन्यास को देखेंगे। अब प्रेरणा स्रोत के बारे में हमने पहले ही बता दिया था आपको कि हमारा जो है ये बांग्ला साहित्य से प्रभावित रहा है। और एक चीज जो है बहुत ही रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में भी लिखा था कि हमारे यहाँ के नाटक और निबंध की ओर विशेष झुकाव रहा। लेकिन जब लोगों को पता चला कि हाँ ऐसा कुछ उपन्यास विधा में भी होता है, तो हमारे लोग आगे बढ़ के उसका पूरा मनोभाव से स्वागत किए और जल्दी ही लेखकों का ध्यान उस तरफ गया। तो उन लोगों ने अनुवाद करके जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी वो आपके सामने रखा। इसके बाद आप देखते हैं ये अलालेर घरेर दलाल के बारे में बताया था कि ये पहला आपको देखने को मिलेगा बांग्ला साहित्य में, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिए काफी रचनाओं का नाम है जिसको हमने पहले ही क्लास में उल्लेख कर दिया था। अब हाँ, यहाँ पे सीधे आप आइए, किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा जो सामाजिक, ऐतिहासिक तथा घटनात्मक 3 वर्गों में इसको रखा गया है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि शुरुआत में हम वही चीज रिपीट करें 4-5 मिनट, तो विश्वास मानिए आप आगे स्किप करके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हमें हर एक कड़ी को जोड़ते चलना है। हमें हर प्रीवियस क्लास को, जब भी हम पढ़ाई करें तो प्रीवियस क्लास को जरूर उसको ऐड करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक बार हम मेमोराइज कर पाए कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी, इस क्रम से पढ़ी है, कितना कवर किया है। यही साइंटिफिक मेथड है अपने पिछली चीजों को याद रखने का। ऐसा ना हो कि पर डे आप न्यू पढ़ते जाएं और पिछला वाला सारा भूलते जाएं, उसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम आपको पहले जो है क्लास में आने से पहले रिविजन पे
ध्यान दिलाते, चाहे वो 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट, क्योंकि 5 मिनट आपने इसको कर लिया ना तो आगे के 20-25 मिनट आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन में हमने कहा था इंपॉर्टेंट है किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने जो वर्ग विभाजन किया है, वर्ग विभाजन के जैसे सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक के रूप में बांटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो बांटा है सामाजिक, ऐतिहासिक, घटनात्मक में, इन्होंने कहा कि 2 विशेषताएं उस समय प्रमुख रूप से थी, या तो हम जो भी उपन्यास लिखते हैं उसके विषय वस्तु के केंद्र में लोगों को मनोरंजन प्रदान करना होता, या तो सामाजिक जागरण को ध्यान में रखे हम कोई उपन्यास लिखते। तो ये चीज था। अब यहाँ पे आगे इन्होंने कैसे बताया था कि शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास जिसमें औपन्यासिक शैली के इतिहास के साथ जैसे कोई भी चीज हम जो है उपन्यास में अगर देखें तो इन्होंने कहा कि एक प्रवृत्ति मनोरंजन की थी, दूसरी सामाजिक जागरण की होती। और फिर इसके बाद तिलस्मी है यारी, ये सब एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये क्यों लिखा जाता, ये मनोरंजन की दृष्टि से लिखा जाता रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप सीधे, हमने सामान्य परिचय पे बात कर ही लिया था। और यहाँ पे एक चीज और भी देख लीजिए, प्रेमचंद जो पूर्व जो हिंदी उपन्यास है उनके संबंध में विद्वानों के मतभेद भी हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि उपन्यासकार और प्रस्तोता के तौर पे कुछ लोग ये मानते हैं कि जो रानी केतकी की कहानी है इंजा अल्लाह खां जिसके लेखक हैं, और शिव नारायण प्रस्तोता जो है उन्होंने क्या कहा है कि जो रानी केतकी की कहानी है उपन्यासकार के तौर पे ये पहला उपन्यास है। यह देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में आया पंडित गौरी दत्त के द्वारा, और ये भी हमारे उसमें सिलेबस में लगा हुआ है यूजीसी नेट के। तो इसमें लिखा गया कहानी, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन विश्वास मानिए ये कहानी नहीं है, उपन्यास है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो डॉक्टर गोपाल राय का कहना क्या है कि देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में आया था पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया, ये पहला उपन्यास है। देखिए हर एक उपन्यासकार को पहला कौन मानेगा, किस आधार पे मानेगा, ये सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जो है ये बताते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आए कि अगर मान लीजिए आ गया कि देवरानी जेठानी की कहानी जो है किसने इसको पहला उपन्यास माना है, उसके प्रस्तोता कौन है, तो डॉक्टर गोपाल राय हैं। इसी तरीके से भागवती को 1877 में श्रद्धाराम फुलोरी उसके उपन्यासकार रहे हैं, जहां से हम प्रेमचंद पूर्व युग की शुरुआत मानते हैं। तो भागवती 1877 में डॉक्टर विजय शंकर मल्ल को माना जाता है। फिर परीक्षा गुरु 1882 में आया और लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि आखिर रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का आप देखते हैं कि उनका ज्यादातर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो किसको मानते हैं कि पहला उपन्यासकार कौन है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी परीक्षा गुरु को मानते हैं, जो कि 1882 में आया था और ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा है। इसके बाद चंद्रकांता 1882 ईस्वी, और चंद्रकांता 1882 ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा, और देवकी नंदन खत्री ने उपन्यासकार के तौर पे ये जो है चंद्रकांता लिखा था, धूम मचा दिया था। सोचिए एक ही कालखंड में 1882 में चंद्रकांता भी आया था और उसी समय आप देखेंगे परीक्षा गुरु 1882 आया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को जो पहला उपन्यास माना है, ना कि चंद्रकांता को मांगा है। और चंद्रकांता को किसने माना था, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना था। इनके अलावा एक पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा करके आया था। तो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा के लेखक कौन है, भारतेंदु जी हैं। तो ये रचना का आपको ये नाम याद रखना है कि ये किसने लिखा है, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भारतेंदु जी, और ये जो है इसके प्रस्तोता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी, ये दोनों लोग हिंदी साहित्य में ऐसे लेखक हैं जिनके प्रस्तोता के बारे में जो प्रस्तोता के तौर पे किसे पहला उपन्यास मानते हैं ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु जी ने जो लिखा था पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा करके, तो उन्होंने पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को माना। और जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी किसको मानते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो शुक्ल जी का कहना है, उनके अनुसार जो उन्होंने शुक्ल जी ने माना है वो लाला श्रीनिवास दास को मानते हैं। तो हजारी प्रसाद जी किसको मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा जो है शुक्ल जी किसको मानते हैं, ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये भी कहा गया था कि जो शुरुआत में जितने भी हिंदू उपन्यास लिखे जाते थे उनकी विषय वस्तु के केंद्र में ये ज्यादा होता था कि इनको रोमांच और उपदेश ये देना है, यानी लोगों के अंदर रोमांच उत्पन्न हो, उपदेश तत्व प्रधान हो। जैसे आप लाला श्रीनिवास दास का अगर देखेंगे तो आप किस श्रेणी में उसको रखेंगे, तो या तो रोमांच पैदा करे जैसे तिलस्मी यारी, चंद्रकांता वगैरह है, मनोरंजन प्रधान हो, और दूसरा एक उद्देश्य होता था जैसे हमने कहा था कि समाज सुधार, क्योंकि जब किशोरी लाल जी ने डिवाइड किया था, विभाजन किया था, तो विभाजन के आधार में भी उन्होंने रखा था या तो हम मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं उपन्यास या तो सामाजिक सुधार के लिए लिख रहे हैं। इसलिए जो विषय वस्तु का केंद्र शुरुआती जितने भी उपन्यास थे या तो मनोरंजन को ध्यान में रख के लिखे जाते थे या तो लोगों को उपदेश देने के लिए, उपदेश क्या एक तरीके से सामाजिक सुधार के लिए लिखे जाते थे।
जैसे आप मान लीजिए परीक्षा गुरु उपन्यास आपने पढ़ा होगा, तो परीक्षा गुरु में आपको क्या सीख मिलती है कि जो है विषम परिस्थितियों में कैसे दोस्त साथ छोड़ के चले जाते हैं और सच्चा दोस्त कौन होता है, तो हमें किस तरीके से जो है अपने जीविकोपार्जन में भी अगर हम बहुत ढनाढ हैं तो हमें दुरुपयोग नहीं करना चीजों को, तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिलता है। या आप परीक्षा गुरु उपन्यास के अलावा भागवती अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से महिलाओं को कैसे गृहस्थिक जीवन चलाना है उसके बारे में बताया जाता है। और फिर और भी उपन्यास आप देखते हैं तो उसमें रोमांच उत्पन्न करने की बातें, मनोरंजन प्रदान होता है। तो इस युग में एक तो सुधारवादी, इन्होंने बताया कि इस युग में 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए, या तो सुधारवादी उपन्यास था, या तो मनोरंजन उपन्यास, और मनोरंजन में तिलस्मी अय्यारी और जासूसी उपन्यास, और तीसरा या तो ऐतिहासिक उपन्यास। जिस तरीके से मतलब विभाजन किया था, विभाजन का जो आधार था इनका किशोरी लाल जी का, लगभग वही सेम ही चीज है। अब देखिए मूल टेक्स्ट में हम आगे ये देखिए कि जो सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास के तौर पे जिनको भी जाना जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा ना कि 4 उपन्यासकारों के नाम दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया कि ये उपन्यासकार जो है सामाजिक उपन्यासकार के दायरे में आते हैं, ऐतिहासिक के आते हैं, कि या आप ये बताइए कि घटनात्मक में आते हैं, सांस्कृतिक में आते हैं, आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे आप किस रूप में जानते हैं। तो जो इन्होंने गद्य तिवारी मतलब कि रामचंद्र जी ने जो विभाजन किया है अपने बुक में सबसे पहले, तो उन्होंने जितने भी सामाजिक उपन्यासकार हैं और उपन्यास है उनको पहले रखा है। तो हमने जो कल यानी पिछला जो क्लास हमारा हुआ था जिसमें हमने आपसे बात कर ली थी, वो पंडित श्रद्धाराम फुलौरी जिनका समय 1837 था, उन पे बात कर लिया था। लाला श्रीनिवास दास जी, इनके पे बात कर लिया था। श्री बालकृष्ण भट्ट तीसरे नंबर पे हैं, इन पे हमने बात कर लिया था। इसके अलावा ठाकुर जगमोहन सिंह जो थे, इन पे हमने बात कर लिया था। और श्री राधा कृष्ण दास, इन पे भी कर लिया था। और लज्जाराम मेहता। लगभग यहीं से हमारा जो है क्लास अचानक ही एंड हो गया था, आपने देखा था क्लास जो है शट डाउन हो गया था। तो हमें यहीं से आगे लेके चलना है। अपने दिमाग में ये रखिए कि हमने सामाजिक उपन्यासकार के तौर पे प्रेमचंद जी से पूर्व में श्रद्धाराम फुलौरी को पढ़ा, श्रीनिवास दास को पढ़ा, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ा, राधा कृष्ण दास को पढ़ा। हमें आज आगे पढ़ना है लज्जाराम मेहता को, किशोरी लाल गोस्वामी को, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय को, श्री ब्रजनंदन सहाय को तथा श्री मनन द्विवेदी को। ये सभी तो प्रमुख रहे हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया है, और इनकी रचनाओं को भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अपने दिमाग में ये बांट के रखिएगा कि हम प्रेमचंद पूर्व जो है उपन्यास पढ़ रहे हैं, और उनमें भी सबसे पहले हमने सामाजिक उपन्यासकार को पहचानना है कि ये है सामाजिक उपन्यासकार। तो ही आप ये समझ सकते हैं कि किसने कौन सा उपन्यास लिखा, उस उपन्यास की विषय वस्तु क्या हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी की प्रकृति को पहचान जाएंगे तो उसकी मूल विषय वस्तु, उस कंटेंट को भी आपको उस तक पहुंचने में आपको समस्या नहीं होगी, यानी रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए श्रद्धाराम फुलौरी की तो हमने एक ही भागवती पे चर्चा किया था 1877 में, कि कैसे भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ शिक्षा देने के लिए इन्होंने किया था। फिर आपने लाला श्रीनिवास दास का देखा था, इनका तो हमने परीक्षा गुरु के बारे में बताया था, पूरा कथानक भी बताया था कि कैसे इनके 4 दोस्त होते हैं, ब्रज किशोर, मुन्नी, चुन्नीलाल और शंभू दयाल। फिर बाद में क्या होता है कि सारा धन लूट जाता है इनका, और दिल्ली के रईस होते हैं। और फिर इनके जो दोस्त होते हैं ब्रज किशोर, तो ब्रज किशोर ही जो सच्चा दोस्त होता है, जो इनको बताता है कि आपने क्या गलती की और क्या सुधार करना चाहिए, और सच में अच्छे दोस्ती का फर्ज वो निभाता है, इनको परेशानी से निकालता है। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पे देखा था सामाजिक उपन्यासकार के तौर पे बालकृष्ण भट्ट जी को। बालकृष्ण भट्ट जी के हमने 2 उपन्यासों की चर्चा की थी, एक नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। अगर आपने ध्यान से पिछला लेक्चर सुना हो तो आप ये बताइए कि नूतन ब्रह्मचारी किसके लिए लिखा गया था, 100 अजान एक सुजान किसके लिए लिखा गया था। हम आपसे ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछते चल रहे हैं कि आपका ध्यान क्या सच में आप बहुत अच्छे से इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करके आत्मसात कर रहे हैं चीजों को। नहीं, अगर आप बहुत ही ध्यान से सुने होंगे तो हमने बहुत ही इस पे जोर देके आपको बताया था कि नूतन ब्रह्मचारी का विषय वस्तु क्या था, किनके लिए वो लिखा गया था, और 100 अजान एक सुजान किसके लिए लिखा गया था, जिसमें सुजान कौन होता, अजान कौन होता है। देखिए आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है, ये नहीं कि आपने देखिए अभी तक क्या होता था कि आपने रट लिया कि जो बालकृष्ण भट्ट है उनकी 2 रचनाएं हैं और 2 रचनाओं में नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, क्या मतलब निकला उसका, वो तो आप किसी भी गाइड से रट सकते हैं। लेकिन जब हम मूल टेक्स्ट से इस चीज को पढ़ रहे हैं जिसकी विषय वस्तु के बारे में रामचंद्र तिवारी जी ने इतने विस्तार से बात की है और हमने भी उस पर चर्चा की, तो आप अपने दिमाग को दौड़ाइए कि ये किसके लिए लिखा गया था, इसमें किस चीज पर बात की गई थी। और जब हम आपसे क्वेश्चन करें, अगर आप कंटिन्यूअस, हमने कहा था 100 आवर्स आप हमें दीजिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे उतने में ये समाप्त हो जाए, लेकिन उतने में उतनी ही तन्मयता से, जितनी तन्मयता से हम आपके साथ इसको साझा कर रहे हैं लेक्चर को, वैसे ही आपको पार्टिसिपेट करके इसका आंसर भी देना है, बताते भी रहना है कि हाँ हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हमारी ये सीरीज का इस तरीके से चल रहा है।
ठीक है, तो आपको ये दोनों ही उत्तर देना है कमेंट में। नूतन ब्रह्मचारी और जो 100 अजान एक सुजान है, ये स्पेशली किसके लिए डेडिकेट किया गया था? स्टूडेंट के लिए किया गया था, युवाओं के लिए किया गया था, कौन सा किसके लिए किया गया था, हमने हिंट भी कर दिया। इसके बाद आप चौथे नंबर पे आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह इनका कौन सा है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न, और श्यामा स्वप्न का समय क्या है? 1888। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न, और जो श्यामा स्वप्न 1888 में आया, जिसमें हमने बताया था कि श्यामा ब्राह्मण कुमारी है और श्याम सुंदर क्षत्रिय कुमार। जैसे श्यामा ब्राह्मण कुमारी है, श्याम सुंदर जो क्षत्रिय कुमार है, तो हमारे यहाँ पे आप वैसे भी देखेंगे कि हमारे सामाजिक दायरे इतने हैं, सामाजिक बंधन इतने हैं कि जाति के आधार पे हमारे यहाँ पे जो प्रणय निवेदन है वो स्वीकार किया जाता है। तो इनमें भी इनके प्रणय कथा का काल्पनिक चित्रण है। और आपने जिस तरीके से हमें बताया था कि आपने वो प्रेम पद्धति, फारसी प्रेम पद्धति देखा होगा जब हम सूफी प्रेम पढ़ा रहे थे, कि किस तरीके से प्रेम इस तरीके से भी हो जाता था बिना आमने सामने मिले। आपने कहीं पे स्वप्न देख लिया या कहीं से सुन लिया तो भी नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम कर बैठते थे। तो ये कुछ उसी कलेवर में लिखा गया ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888 में आया। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम 5वें नंबर पे आते हैं श्री राधाकृष्ण दास। श्री राधाकृष्ण दास जो है, इनके उपन्यास का नाम है निसहाय हिंदू। और निसहाय हिंदू कब आया था? 1890 इसका समय है, 1890। यानी श्यामा स्वप्न के 2 साल बाद इंपॉर्टेंट रचना में आपके उपन्यास में निसहाय हिंदू करके आता है। आपको ये लगेगा कि निसहाय हिंदू इसका नाम क्यों रखा गया? और इससे पहले जब मैंने भी एग्जाम वगैरह दिया है तो ये जो क्वेश्चन आता था तो मुझे भी लगता था निसहाय हिंदू, इसमें ये क्या मतलब निसहाय हिंदू क्या सोच के यहाँ पे राधाकृष्ण दास ने नाम रखा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसकी विषय वस्तु को आपको ध्यान में रखना है कि जो निसहाय हिंदू है 1890 में आया था, ये जो उपन्यास है ये गोवध निवारण, यानी जो गाय का वध किया जाता है, तो गाय वध की जो समस्या होती थी उसी की भावना से प्रेरित होकर राधाकृष्ण दास ने ये उपन्यास लिखा था। वस्तुतः जो राधाकृष्ण दास जी है वो कोई उपन्यासकार नहीं थे। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उसके पीछे कोई तो मूल मंतव्य रहता है, किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से लिखते हैं, चाहे वो समाज सुधार की दृष्टि से हो या मनोरंजन परक, कुछ भी तो हमारे मन में चलता है तभी कोई उपन्यासकार लिखता है। तो अगर एक कोई भी व्यक्ति उपन्यासकार नहीं रहा और गोवध की समस्या उसको लगती तो उसके निवारण के लिए, उसका निदान कैसे हो, उसकी भावना से प्रेरित होकर श्री राधाकृष्ण दास ने जो है इस रचना को, इन्होंने अपनी लेखनी से जो है अपनी कलम चलाई और लिखा। तो इसलिए कला की दृष्टि से इस उपन्यास का विशेष महत्व नहीं है। तो कला की दृष्टि से नहीं है, सामाजिक सुधार, या आप हाँ सामाजिक सुधार कह सकते हैं कि समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से ये उपन्यास भी जो है इम्पोर्टेंट है। बस आपको इसकी विषय वस्तु ध्यान रखना है कि निसहाय हिंदू 1890 गोवध निवारण को केंद्र में रख के ये उपन्यास लिखा गया, इसका सृजन किया गया। इसके बाद पंडित लज्जाराम मेहता के धूर्त रसिक लाल 1889 में आया था, और एक स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी करके आया था 1899 में। यानी 89-90 है ना, उसके फिर 10 साल बाद लगभग 99 में देखेंगे तो 10 साल बाद करीबन, हाँ 89 से 99 मान लीजिए, लज्जाराम मेहता की 2 उपन्यास रहे हैं, जिनमें एक का नाम है धूर्त रसिक लाल और दूसरे का नाम है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। और इसके अलावा एक इनका आदर्श दंपति भी करके है, वो 1904 ईस्वी में आया, आदर्श दंपति। इसके बाद है एक रचना का नाम है बिगड़े का सुधार, और इनके अलावा है सती सुखदेवी। बिगड़े का सुधार के अलावा है सती सुखदेवी 1907 ईस्वी। इसके बाद है आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी। ये कई उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं। किसके प्रसिद्ध है? पंडित लज्जाराम मेहता के। तो धूर्त रसिक लाल 1889 हो गया, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 99, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी में हो गया, बिगड़े का सुधार है, सती सुखदेवी 1907 है, आदर्श हिंदू। एक चीज आप देखिए कि एक राधाकृष्ण दास है जो 1890 में वो लिखते हैं निसहाय हिंदू। तो अगर आदर्श हिंदू निसहाय हिंदू आए तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राधाकृष्ण दास का एक ही उपन्यास है जो पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, निसहाय हिंदू। और निसहाय हिंदू में उन्होंने गोवध निवारण की समस्या को उठाया है। लेकिन जो लज्जाराम मेहता है वो एक ही रचना नहीं है उसके रचनाकार, उन्होंने तो कई रचनाएं लिखी हैं। उसमें इनका जो 1914 में आया था वो आदर्श हिंदू करके आया था। बाकी और भी है। अब इनके विषय वस्तु के बारे में बताया गया कि जैसे मान लीजिए आपने धूर्त रसिक लाल पढ़ा, तो धूर्त रसिक लाल उपन्यास में आपको मूल विषय वस्तु क्या देखने को मिलता है? धूर्त रसिक लाल उपन्यास में रसिक लाल की धूर्तता दिखाई पड़ती है। वो अपने मित्र सेठ सोहन लाल को अनेक दुर्व्यसनों में फंसाकर उनका सर्वस्व हरण करता है।
इसके पहले अगर आपने परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ा होगा तो हमने यही बताया कि परीक्षा गुरु उपन्यास में भी देखेंगे तो उनके जो दोस्त होते हैं लाला बृजकिशोर, वो उनको दोस्तों के यानी जो दोस्त लूट रहे होते हैं मदन मोहन को, उनके चंगुल से जो है आज़ाद कराते हैं और उनको ये याद दिलाते हैं कि आपको किस तरीके से जो है, जो लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, जो सिर्फ आपसे इसलिए संबंध बनाना चाहते हैं, आपसे जुड़े हैं, जो आपके पैसों से जिनको लालच है, तो उन रिश्तों के बारे में जो है यहाँ पे उसको बेपर्दा करते हैं। वैसे ही आप देखते हैं कि धूर्त रसिकलाल उपन्यास में भी जो धूर्तता, जो चालाकी दिखाई गई पंडित लज्जाराम मेहता के द्वारा, वो भी इसमें यही विषय वस्तु को उठाते हैं कि वो जो अपने मित्र सेठ सोहनलाल, जो कि अनेक दुर्व्यसनों में फंसा होता है, उसका सर्वस्व हरण करता है, किंतु अंततः वो पकड़ा जाता है और दंड पाता है। कहना चाहे तो इसे चरित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं, मतलब आप कहना चाहे तो इसको चरित्र प्रधान कह सकते हैं, ये चीज कहा गया है। और जो इनका स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी करके आया, ये इसमें रमा और लक्ष्मी नामक दो सगी बहनें, देखिए स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी में आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो बहनों का जिक्र किया गया है, एक रमा है, एक लक्ष्मी है, और रमा और लक्ष्मी नामक दो सगी बहनों की ये कहानी है। रमा जो है इसमें अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है, यानी दो बहनें हैं, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। आपको नाम से ही, संबोधन से ही लग रहा होगा कि स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, यानी एक बहन आजाद है, एक बहन जो है खुले ख्यालातों की है, एक परंपरावादी सोच की है, रूढ़ियों में बधी हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे क्योंकि दोनों का प्रकृति जो है अलग अलग है, तो दोनों की डिमांड भी अलग अलग होगी, इसलिए कहा गया कि स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। क्या है परतंत्र लक्ष्मी में कि जो लक्ष्मी है वो हमारी जो सामाजिक बंधन है उससे पूरी तरीके से वो बधी हुई है, वो स्वतंत्र विचार नहीं कर सकती, वो अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं करती। लेकिन वही जो उसकी दूसरी बहन है स्वतंत्र रमा, वो पूरी तरह आजाद ख्यालात की है, मतलब पश्चिमी जो एक तरीके से हमारे ऊपर जो एक प्रभाव है कि हम बहुत ही खुले स्वच्छंद विचार के होंगे, हम पे बाहर का सामाजिक बंधन नहीं होगा, बिल्कुल आजाद ख्यालों की वो लड़की है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि रमा जो होती है वो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है, और लक्ष्मी जो है वो हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। लेखक तुलनात्मक आधार पर यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ की जो भारतीय नारी हैं वो किसी तरीके से कितने अच्छे से पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और इनका जो आदर्श दंपति करके है, आदर्श दंपति में इन्होंने पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं। आदर्श जीवन प्रेम, मतलब कि उनका जो जीवन भी है वो भी आदर्श प्रेम पर आधारित जीवन है। इसके बाद बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी, इसमें इन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त जो नई सभ्यता के हिमायती वनमाली बाबू और उनकी सती साध्वी पति सुखदेवी है। तो सती सुखदेवी की कहानी बताया गया है क्योंकि वनमाली बाबू नई रोशनी की धुन में एक होटल की नौकरानी मेम से ब्याह करते हैं, किंतु अंत में उनके मन से परदेसीपन का भूत निकल जाता है और वो पुनः स्त्रियों की रानी सुखदेवी को स्वीकार करते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपने जितनी रचनाएं इनकी पढ़ी अभी तक, जो हमने देखा पंडित लज्जाराम मेहता, इसलिए हमने कहा कि ये सभी क्या है, सामाजिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। अब इनकी रचना में आपने चाहे धूर्त रसिकलाल देखा, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, या बिगड़े का सुधार, सती सुखदेवी, हर एक चीज में इन्होंने एक समाज में संदेश दिया है। उन्होंने संदेश दिया कि कैसे दाम्पत्य जीवन को बहुत प्रभावशाली ढंग से जिया जा सकता है, कैसे उन्होंने बताया कि हमारी भारतीय परंपरा में जैसे लक्ष्मी के माध्यम से कि हमारी भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है ना, और जो पश्चिमी सभ्यता है कि किस तरीके से उसका आवरण रख के जो स्वतंत्र रमा है उसके कैसे विचार है, या बिगड़े का सुधार, हमें सुधार किस तरीके से आ सकता है, या सती सुखदेवी कैसे कोई एमए पास लड़का है उसके साथ किस तरीके से जीवन यापन करती, भले ही भटक जाता है लेकिन भटकने के बाद भी लगता है कि दाम्पत्य जीवन में अंततः जो प्रेम के अंकुर खिले हैं और प्रेम की परिणति भी चरमोत्कर्ष में उसी रूप में होगा, वो हमारे भारतीय दाम्पत्य जीवन की जो प्रेम पद्धति है उसी में होगा। तो एक तो इन्होंने अपने समाज में सुधार की दिशा में भी काम किया, दूसरा हमारे यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है, कितनी समृद्ध परंपरा है, उनका पालन करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए कितने अच्छे से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसका भी इन्होंने संकेत दिया है। अब आगे इनका देखिए, आगे ये कहते हैं कि आदर्श हिंदू। अब देखिए निसहाय हिंदू में तो आपने देखा कि गोवध की समस्या को जो है केंद्र में रखा गया था, लेकिन यहाँ पे जो ये आदर्श हिंदू है, आदर्श हिंदू में पंडित प्रियानाथ और उनके अनुज है कांतानाथ। आदर्श हिंदू जो है उसमें पंडित प्रियानाथ है और उनके अनुज कांतानाथ, इनकी कहानी कही गई है।
प्रियानाथ की पत्नी प्रियंवदा आदर्श हिंदू महिला है, और जो कांतानाथ की पत्नी सुखदा है वो वस्तुतः दुखदा है, और वो निरंतर कला ही करती रहती है। तीर्थ यात्रा में उसका सब कुछ लुट जाता है और अंत में वो सुधर जाती है। लेखक ने इस उपन्यास में तीर्थ यात्रा के ब्याज से एक ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिंदूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियां, राजभक्ति का स्वरूप, परमेश्वर भक्ति का आदर्श और अपने विचारों की वानगी प्रस्तुत की है। शर्मा जी वस्तुतः भारतीय भक्ति का आदर्श और अपने विचारों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। और बाकी ये देखिए, हमने अभी लज्जा मेहता का ये देखा था कि ये भारतीय संस्कृति के समर्थक भी थे और अखबार नवीस थे, इसलिए उपन्यास रचना के क्षेत्र में इन्हें किशोरी लाल गोस्वामी जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। लेकिन आपने देखा सामाजिक सुधार की दृष्टि से इनके उपन्यास बहुत ही क्रांतिकारी रहे। अब हम बात करते हैं किशोरी लाल जी पे। श्री किशोरी लाल गोस्वामी, ये भी प्रेमचंद पूर्व युग में सर्वाधिक अगर कोई महत्वपूर्ण उपन्यासकार के तौर पे जाना जाता है तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी प्रेमचंद पूर्व युग में इनका जन्म ये बताया गया कि लगभग वही 1865 में कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। और इनके नाना का नाम बताया गया, इनके नाना का नाम था कृष्ण चैतन्य। तो नाना कृष्ण चैतन्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य गुरु हुआ करते थे। ये निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके विचार सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल हैं। इन्होंने सब मिलाकर कितनी रचनाएं लिखी? सब मिला के इन्होंने 65 उपन्यास जो है लिखे हैं। इनके सामाजिक उपन्यासों में आप देखेंगे त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी करके, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890 में, लीलावती व आदर्श सती 1901 में है, स्वर्गीय व कुसुम कुमारी 1901 ईस्वी में है, राजकुमारी 1902 में है, चपला व नव्य समाज 1903 से 4 ईस्वी में है, पुनर्जन्म व सौतिया दाह 1907 में है, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 से 10 में है, अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी में है। ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी जी के। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुल 65 उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें इनके सामाजिक उपन्यासों में त्रिवेणी सौभाग्य श्रेणी 1890, लीलावती आदर्श सती 1901, स्वर्गीय व कुसुम कुमारी 1901, राजकुमारी 1902, चपला व नव्य समाज 1903 से 4, पुनर्जन्म व सौतिया दाह 1907 में, माधवी माधव व मदन मोहनी 1909 से 10 में, इनके अलावा अंगूठी का नगीना 1918 में। ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं किशोरी लाल जी का है। वैसे तो इनके 65 उपन्यास हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ उपन्यास दिया गया और कुछ के विषय वस्तु के बारे में भी बात किया गया जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, इसमें मनोहर दास नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति की कहानी है। किसमें है? जो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी है, इसमें आपको एक महात्मा व्यक्ति का जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि जो आपको त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी है, इसमें एक मनोहर दास नाम एक धर्मात्मा व्यक्ति है, यानी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। और जो मनोहर दास है वो नौका डूबने की दुर्घटना के कारण जो है अपनी जो गुणवती पत्नी है उसका नाम है त्रिवेणी, त्रिवेणी से अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, क्योंकि नाव डूब जाता है। और शोक संतप्त होकर वो सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगता है, यानी पत्नी साथ में नहीं रह जाती है और वो शोक संतप्त होकर क्या करता है? सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगता है। 3 साल के बाद कहते हैं कि त्रिवेणी के तट पे जब वो कुंभ मेले के अवसर पर वो अपनी पत्नी और ससुर को फिर से हासिल कर लेता है तो उसका जीवन फिर सुखमय हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने सौभाग्य श्रेणी, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी करके उपन्यास है, इसमें इस तरीके से कथानक का जिक्र है। इसके बाद कहते हैं कि इनका लीलावती व आदर्श सती है। लीलावती और कलावती नाम की 2 स्त्रियां होती हैं इसमें। लीलावती जो होती है इसमें सती साध्वी स्त्री होती है और ललित किशोर से प्रेम करती है। और लीलावती की दूर की बहन कलावती जो होती है वो नव्य जीवन की चमक दमक से प्रभावित रहती है। जैसे आप लज्जा राम के द्वारा जो स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी में भी देखेंगे कि रमा किस तरीके से आजाद ख्यालों की है, लेकिन जो लक्ष्मी है वो सामाजिक बंधनों से बंधी हुई है। तो यहाँ भी लीलावती और आदर्श सती में 2 प्रकार की महिलाओं को दिखाया गया कि एक लीलावती, एक सती साध्वी है, और जो ललित किशोर से प्रेम करती है तन मन से पूरे, और जो उसकी बहन कलावती होती है वो नव्य जीवन की चमक धमक है उसमें खोई रहती है। और वो जो है किससे प्रेम करती है? वो लंपट बालकृष्ण के साथ भागकर सिविल मैरिज कर लेती है और उसकी वासना अतृप्त रहती है, यानी वो कामुक प्रकृति की उसकी वासना भी तृप्त नहीं होती है और अवसर देखकर वो नौकर के साथ फिर भाग जाती है। उसके जीवन में यही क्रम चलता रहता, अंततः वो घृणित रोग से पीड़ित होकर यमुना में कूद कर आत्महत्या कर लेती। इससे क्या लगता है कि आपको किशोरी लाल गोस्वामी जी यहाँ पे एक तरीके से ये ना सामाजिक सुधार की दृष्टि में लिखा गया उपन्यास है कि आगे की मतलब एक है जो अपने जीवन में संयमित जीवन जी रही है, वो ना ही आतृप्त वासनाओं की पोटली है,
एक बहन कलावती है जो अतृप्त वासनाओं की पोटली है, एक के साथ साहचर्य स्थापित करती है, फिर उसका मन नहीं भरता, वो फिर वासनाओं से इतनी वशीभूत होती है कि फिर उसी चंगुल में। और ऐसे लोगों का अंततः किस तरीके से एक त्रासदी, भयावह त्रासदी के साथ समाप्त हो जाना, यहाँ पे उपन्यास में यही चीज तो दिखाया गया। तो एक सामाजिक सुधार की दृष्टि से भी उपन्यास इंपॉर्टेंट है और एक समाज में ये संदेश भी देने के लिए कि हमें अपने आप में कैसे जीवन को बहुत ही संयमित जीवन के साथ जीना है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि एक उपन्यास इनका है स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी। जो स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी, उसकी विषय वस्तु क्या है? जो कुसुम कुमारी होती है वो बिहार के एक बड़े जमींदार होते हैं कर्ण सिंह। तो बिहार के एक बड़े जमींदार कर्ण सिंह की बेटी होती है कुसुम कुमारी। आपने पहले सुना होगा कि मंदिरों में देवदासी प्रथा चलता था, छोटे छोटी बच्चियों को ले जाके मंदिरों में कि भगवान का ये पूजा आराधना करेंगे, उसी के नाम पे उनका शोषण भी होता था। तो कहते हैं कि जो बिहार के एक बड़े जमींदार कर्ण सिंह की बेटी है, बेटी का नाम क्या है? कुसुम कुमारी। वो देवदासी प्रथा के अनुसार उसे देव मंदिर में यानी बचपन में ही लोग अर्पित कर देते थे। उसे एक वेश्या खरीद लेती है और संगीत नृत्य की शिक्षा दिलवा के उसको वेश्यावृत्ति करने के लिए बाध्य करती है। कुसुम कुमारी को वेश्या जीवन से आंतरिक घृणा है। वो कहती है कि संसार में यदि सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ों दर्ज बुरा होता है तो वेश्याओं का जीवन है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि संसार में यदि सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ों दर्ज, एक तो होता है कि मर के इंसान सोचता है कि हमारा जो जीवन का अंत कर दिया, सारी समस्याओं से हम निजात पा गए, लेकिन कहती है कि एक वेश्या का जीवन क्या, उसने समाज के व्यभिचार में अपने आप को पूरी तरह खपा दिया। ना उसको सम्मान मिलता है, ना प्रेम मिलता है, ना कहीं पे भी उसको अपनापन देखने को मिलता है, कुछ नहीं उसको मिलता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि संसार में यदि सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ों दर्ज बुरा होता है तो वेश्याओं का जीवन है। संसार में वेश्या जीवन के गहरे दर्द को सामने लाने वाला ये संभवतः हिंदी का पहला उपन्यास है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। वेश्या जीवन के गहरे दर्द को सामने लाने वाला ये संभवतः हिंदी का पहला उपन्यास है। ऐसे ही सेवा सदन उपन्यास में भी आप देखेंगे प्रेमचंद जी की, उसमें भी जो वेश्यावृत्ति है, किस तरीके से लोग जो है बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं उस चीज को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में जो है आपको ना इसके दो पहलू देखने को मिलेंगे। एक तो बड़े से बड़े लोग भी वहां जाने से बिल्कुल कतराएंगे नहीं, और वही लोग जब इन स्त्रियों को सम्मान देने की बात आती है तो सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। और ये चीज हमने जब शरद जीवनी पढ़ी थी, तो शरद चंद्र जी की जीवनी पढ़ते पढ़ते हमने उनके चरित्रहीन को पढ़ा। तो चरित्रहीन में भी जो हमारे इतने बड़े, आप कहते हैं ना कि कालजयी जो हमारे समाज में ऐसे सुधारक रहे हैं, तो हमारे जो ये इतिहासकार, उपन्यासकार, लेखक हो, जो एक तरीके से हिंदी साहित्य में योगदानकर्ता के रूप में विख्यात हैं, उनमें भी शरद साहित्य में हमने यही चीज देखा कि शरद चंद्र जी के ऊपर बराबर यही आक्षेप लगाया जाता था कि ये व्यक्ति तो बुरा है। उनको ये कहा जाता है कि आप सब कुछ जाओ, लेकिन आप ये नारियों का ओझल इतिहास क्या लिख रहे हो, आप चरित्रहीन में वेश्याओं के बारे में वेश्यावृत्ति को सही ठहरा रहे हो। तो शरद जी यही कहते थे कि जब जीवन में हम सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में थे तो आखिर हमें किसे प्रश्रय दिया? उन महिलाओं ने दिया। ये समाज के जो सभ्य नागरिक क्या इन्होंने हमें कोई आधार दिया? हमारी नजर में हर एक इंसान तो इंसान होना चाहिए। अगर आप जीविकोपार्जन के लिए, अपने पेट भरने के लिए कोई ना कोई जो जीविकोपार्जन का साधन ढूंढते, अगर उन्हें कोई कुछ भी नहीं मिला तो वो अपने पेट को, अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करें? आप उनको क्यों हे दृष्टि से देखते हैं? अगर इतना ही समाज में लगता है कि वो हमारे समाज को बर्बाद कर रही, तो हमारे समाज के जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं क्यों उनके पास जाते हैं? तो बहुत ही विरोधाभास होता है। और ऐसे जो बौद्धिक वर्ग से जब बात की जाती है ना, तो जो ये हमारे समाज के, आप कह सकते हैं कि जो अपने आप को बहुत ही बौद्धिक वर्ग के लोग समझते हैं, वो बिल्कुल उनको नतमस्तक होना चाहिए, लेकिन वो नतमस्तक नहीं होते हैं, वो घृणा भावना से ऐसे लोगों को देखते हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साहित्यकार जो है, जिनको हम पढ़ने को पा रहे हैं, उनमें जिन्होंने भी, हमने देखा कि वेश्यावृत्ति इन सारे मुद्दों को उठाया है, उसमें उन्होंने उन दर्दों को भी उठाया है। चाहे हमने भी, अब जल्दी ही आपने देखा झूठा सच में भी तारा की स्थिति क्या होती है। हमने दिव्या उपन्यास आपको यशपाल जी का पढ़ाया है, उसमें आप देखेंगे। हमने सरस साहित्य के तहत चरित्रहीन उपन्यास को पढ़ा, उसमें हमने देखा हर एक चीज के केंद्र बिंदु हमें यही नजर में आता, चाहे निम्न तबका और जो सद्बुद्धि वाले हों वो भले ही ना इनको इज्जत दे, लेकिन जो हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार वगैरह हैं वो इन समाज को सुधारक के दृष्टि में जो हमारी नारियां हैं उनको पूरे सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वेश्या जीवन के गहरे दर्द को सामने लाने वाला ये संभवतः पहला उपन्यास है। फिर राजकुमारी, इनका एक राजकुमारी उपन्यास है, उसमें भाग्य चक्र कुछ ऐसा चलता है कि मुंगेर के
जमींदार होते हैं हीराचंद, उनकी पुत्री का नाम होता है सुकुमारी। पुत्री जो होती है सुकुमारी, सुकुमारी जैसे ही पैदा होती है, उसके जैसे ही वो पैदा होती है तो उनके दीवान के जो दीवान है उनके घर पहुंच जाती है, और दीवान साहब का पुत्र जो मानिक होता है वो जमींदार के यहाँ पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद की बात है, कुछ दिनों के बाद जो राजा साहब हैं वो मुंगेर के जमींदार को कैद कर लेते हैं और स्वयं राजा बन बैठते हैं। बाद में उनकी कुटिल नीति का भेद खुलता है और लाट साहब की सहायता से राज साहब मुक्त होते हैं। मानिक और सुकुमारी का ब्याह हो जाता है। सुकुमारी वस्तुतः राजकुमारी है, इसलिए उपन्यास का नाम राजकुमारी रखा गया है। चपला व नव्य समाज चित्र पर्याप्त बड़ा और समय का बहुचर्चित उपन्यास है। इसे बांग्ला के नवाबू विलास की परंपरा में रखा जा सकता है। नवाबू के बारे में हमने जिक्र किया था ना कि वहां से भी प्रभावित थे हमारे लेखक, तो वही कहा जा रहा है कि इसे बांग्ला के नवाबू विलास की परंपरा में रखा जा सकता है। उपन्यास की मुख्य कहानी राजा राधा किशोर के परिवार से संबंध रखती है। राजा राज साहब के पुत्र है कमल किशोर और ब्रज किशोर। बाबू हरप्रसाद का एक दूसरा परिवार है, उनकी 3 बहनें हैं, कामिनी, चपला और कादम्बरी। कमल किशोर दृश्य प्रकृति का व्यक्ति है, वो नव्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और जो ब्रज किशोर है वो आचरणशील व्यक्ति है। एक चीज आप और भी ध्यान रखिए कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो कभी कभी जो है नाम, जैसे ब्रज किशोर आप यहाँ भी देख रहे हैं, ब्रज किशोर आप परीक्षा गुरु में भी देखते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे कॉमन नाम आ रहा है, क्योंकि ये ना फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एग्जाम में ऐसे नाम आपको दे देंगे और 2-3 उपन्यास का नाम दे दिए कि ये जो ब्रज किशोर पात्रों किस उपन्यास में है, फिर आपको याद आएगा ये तो हमने परीक्षा गुरु में भी पढ़ा था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है कमल किशोर और ब्रज किशोर जो है यहाँ पे भी नाम रखा गया है। फिर जो कमल किशोर है वो एक दिन चपला को उसके घर से उड़ाकर अपने तिलस्मी मकान में बंद कर देता है। चपला का ब्याह घनश्याम नामक एक युवक से होने वाला था। कमल किशोर अपना मार्ग एकदम साफ देखने के उद्देश्य से उसे भी पकड़वाकर बंद कर देते हैं। कमल किशोर के सारे दुष्प्रयत्नों के बावजूद चपला अपने सतीत्व पर अड़िग है। अंततः कमल किशोर के दुष्कृत्यों का भांडाफोड़ होता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह आत्महत्या कर लेता है। लेखक के 2 प्रतिपाद हैं। एक तो ये है कि नवीन समाज का वातावरण अवांछित है क्योंकि वो कमल किशोर जैसे व्यक्तियों को जन्म देता है। दूसरा ये कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल जरूर देता है। तो इसमें पुनर्जन्म या सौतियादा, इनकी एक और रचना है पुनर्जन्म या सौतियादा, 1907 में सौतियादा आया था। इसमें अयोध्या का जो प्रतिष्ठित जमींदार है सज्जन सिंह, वो सज्जन सिंह की पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। सुशीला अभिमानिनी और कुटिल स्वभाव की है। सज्जन सिंह एक अन्य स्त्री सुंदरी को प्यार करता है जो अत्यंत विनम्र और मृदु स्वभाव की है। सुशीला को पति पर संदेह है और घर में इसी प्रश्न को लेकर आए दिन कलह मचता है। सुंदरी सुशीला के मार्ग का कांटा नहीं बना चाहती, वो अनंत काल तक प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत है। सुशीला जब सुंदरी के सील से परिचित होती है तब वो स्वयं आग्रह पूर्वक सुंदरी का ब्याह सज्जन सिंह से उसी प्रकार करा देती है जिस प्रकार वासवदत्ता ने रत्नावली का उदयन से कराया था। इसलिए हमने कहा ना कि हमारा हिंदी साहित्य तो और भी समृद्ध है, क्योंकि वासवदत्ता का जो आप रत्नावली का संबंध ये पढ़ रहे हैं ये हमारे संस्कृत साहित्य से आया है। तो हमारे यहाँ पे जो उपन्यास लिखे गए हैं बांग्ला साहित्य के भी पुट उसमें है, और बांग्ला साहित्य के अलावा संस्कृत साहित्य का भी पुट है, अंग्रेजी साहित्य का पुट है। तो आप एक तरीके से एक मिश्रण, जो मिक्स संस्कृति है वो मिक्स कल्चर आप हमारे उपन्यास में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक का मतलब ये है कि सौतिने सुशील और सुंदरी का सा बर्ताव करे, यानी देखिए ये भी समाज में एक गहरा इन्होंने उद्देश्य छोड़ा है समाज सुधार की दिशा से, कि जो सौतिन होती है, यानी एक पत्नी की रहते हुए भी दूसरी आती है, तो जो सौतिने हैं वो सुशील और सुंदरी जैसा बर्ताव करे और पुरुष सज्जन सिंह की भांति दक्षिण नायक सा आचरण करे। इसके बाद इन्होंने माधवी माधव या मदन मोहिनी उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में इन्होंने धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की सिद्धि दिखाने की चेष्टा की। मुख्य कथा नायक माधव और नायिका माधवी के प्रेम और विवाह की है। मदन उपनायक और मोहिनी उपनायिका है। इनकी जोड़ी भी आदर्श है। इन सभी पात्रों का विवाह धर्म के अनुसार होता है। लेखक ने इन आदर्श पात्रों के विवाह में बाधा डालने वाले अधर्मी पात्रों का दुखद अंत दिखाकर धर्म और नीति की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। इसके बाद आप देखते हैं अंगूठी का नगीना करके है। अंगूठी का नगीना जो उपन्यास है इसमें मदन मोहन और लक्ष्मी, यानी अंगूठी का नगीना में मदन मोहन है। अब देखिए मदन मोहन का जिक्र आपने जो है ब्रज किशोर और लाला मदन मोहन, इनका जिक्र आपने किसमें पढ़ा? परीक्षा गुरु में भी। और इनका जो अंगूठी का नगीना है इसमें भी पात्र है मदन मोहन और लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जो पात्र है आपने स्वतंत्र परतंत्र लक्ष्मी में भी वही पात्र देखा। इनके मर्यादित प्रेम की कहानी है। इसमें जो मदन, देखिए मर्यादित प्रेम में अंगूठी के नगीने में मदन मोहन और लक्ष्मी जो उनका प्रेम है वो अपने आप में मर्यादित प्रेम है। मर्यादित प्रेम मतलब कि वो समाज में रहते हुए भी प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो मर्यादा में रह के उस श्रृंखल व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
और जो राम शरण इसमें होता है वो खलनायक होता है, वो स्वयं लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, अंततः सच्चे प्रेम की जीत होती है और लक्ष्मी मदन मोहन को प्राप्त कर लेती है। इन उपन्यासों के अलावा भी जो है इन्होंने यानी किशोर जी ने, लाला किशोर दास, इन्होंने जो है इनके अलावा प्रणनी परिणय 1880 में लिखा, सुख सरवरी 1991 में लिखा, प्रेममयी 1901 में लिखा, चंद्रावती व उल्टा कौतूहल 1905 ईस्वी में लिखा, चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली करके इन्होंने लिखा, तरुण तपस्विनी या कुटीर वासनी 1906 में इनका आया। इनके अलावा इंदुमती व वन विहंगनी 1906 ईस्वी में आया, लावण्यमयी करके है 1891 में। आपके अन्य प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास भी रहे हैं। गोस्वामी जी के प्राय सभी उपन्यास आप देखेंगे तो एक खासियत गोस्वामी जी का और आपको देखने को मिला कि ये कहा जा रहा है कि गोस्वामी जी के जितने भी उपन्यास हैं ज्यादातर वो आपको स्त्री प्रधान उपन्यास के रूप में देखने को मिलेंगे। इनमें आपको प्रेम के विविध रूपों का चित्रण भी देखने को मिलता है। उन्होंने यदि एक और सती साध्वी देवियों के आदर्श प्रेम का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्होंने साली बहनोई के अवैध प्रेम, विधवाओं के व्यभिचार, वेश्याओं के कुत्सित जीवन, देवदासियों की विलास लीला आदि का भी सजीव अंकन किया है। ऐसा दिखाने में आपका उद्देश्य यही रहा कि पाठक जो है वो नारकी और आदर्श जीवन चित्रों को एक साथ देकर, यानी जिसको आप समाज का आप कह सकते हैं कि ये समाज से बहिष्कृत लोग हैं, तो एक तरफ उनका भी, उनके नारकी जीवन को, उनके विभत्स रूप को देखें। जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख हमें ही है, तो आप उन्हें भी देखिए जो आपसे भी बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो एक तरफ तो समाज का अपने आप को शिक्षित कहा जाने वाला समाज है, और एक समाज है जो जीवन पर्यंत सबको कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन वो बस मान सम्मान की 2 रोटी चाहता है, लेकिन हमारा समाज उसको मान सम्मान की 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। इसलिए इन्होंने उन विरोधाभासों को दिखाया है। एक तरफ आपको पाठक को नारकी और नारकी के साथ आदर्श जीवन चरित्रों को भी दिखाया है और आचरण को उज्जवल बनाने की चेष्टा करने की बात कही है। विचारों से आप, यानी ये किशोरीलाल जी सनातन धर्मी और प्राचीनता प्रेमी हैं। नव्य समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर सके, फिर भी तत्कालीन समाज की एक प्रतिनिधि मनोवृत्ति को समझने के लिए आपके उपन्यासों का अध्ययन मनन जरूरी है। प्रेमचंद से पहले उपन्यासकारों में निर्विवाद रूप से आपका स्थान सबसे ऊपर है। जिस समय किशोरीलाल गोस्वामी एक खास तरह के रोमांचक उपन्यास लिख रहे हैं, उसी समय हिंदी उपन्यासों में कस्बों और ग्रामीण अंचलों में जो उगते हुए मध्य वर्ग है और शहरों के तत्कालीन जो रईसों का जीवन है, वो भी उसकी भी धड़कन सुनाई देने लगती है। यानी एक तरफ तो ये अलग प्रकार के उपन्यास लिख रहे हैं, समानांतर और भी विषय वस्तु केंद्र में लाके उपन्यास लिखा जा रहा था, जैसे हमारे कस्बे ग्रामीण अंचल में क्या चीजें घट रही हैं और मध्य वर्ग का जीवन कैसे, क्योंकि समय के साथ आपने देखा कि लोग शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए थे। तो उसमें जैसे श्री ज्ञानचंद जैन हैं, इन्होंने इसी तरह के, ज्ञानचंद जैन ने 2 उपन्यास लिखे। इनके अलावा भुवनेश्वर मिश्र हैं, इनका घराऊ घटना करके है, भुवनेश्वर मिश्र का है घराऊ घटना 1894 ईस्वी। और जो जैनेन्द्र कुमार है, जैनेन्द्र कुमार कृत गुलनेर करके 1907 ईस्वी का इन्होंने विस्तृत परिचय दिया है। इसके बाद आप देखिए घराऊ घटना के कथानायक झगड़लाल ग्रामीण अंचल के निवासी थे, थोड़ी अंग्रेजी पढ़कर अदालत में अमलगिरी करने लगे थे। उपन्यास अनेक घरेलू जीवन के यथार्थ चित्रों से सजी उठा। इसके विषय में ज्ञानचंद की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आंचलिकता का रंग लिए हुए 1890 ईस्वी के दशक में लिखा एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के घरेलू जीवन का सजीव और यथार्थवादी चित्रण करने वाला कोई दूसरा उपन्यास नहीं है। तो आपको घराऊ घटना याद रखना है। जो है ग्रामीण अंचल के निवासी थे, थोड़ी अंग्रेजी पढ़कर अदालत में अमलगिरी करने लगे और घरेलू जीवन का जो यथार्थ है वो इसमें देखने को मिलता है। तो ज्ञानचंद ने टिप्पणी भी किया है कि इतना ही कह सकता हूँ कि आंचलिकता का जो रंग, क्योंकि आंचलिक उपन्यास तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि आंचलिकता का रंग लिए हुए जो 1890 के दशक में लिखा गया, ऐसा और किसी ने चित्रण नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने जैनेन्द्र किशोर का जिक्र किया है कि जैनेन्द्र किशोर कृत इन्होंने एक रचना जो उपन्यास है गुलेनार, गुलेनार की कथा भूमि आप देखें तो बनारस की है। गुलेनार अल्फ्रेड थियोटिकल कंपनी में काम करने वाले कलकत्ते की वेश्या है। कथानायक यहाँ पे वनवारी लाल, बनारस के एक रईस लड़का है। यानी जो गुलेनार है वो जो है कथा भूमि जो बनारस है, वहाँ पे ये अल्फ्रेड थियोटिकल कंपनी में काम करती कलकत्ता की वेश्या है। और जो कथा का नायक होता है इसमें बनवारी लाल, वो बनारस का एक रईस लड़का होता है। कंपनी बनारस में नाटक दिखाने आती है। बनवारी लाल गुलेनार के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ खो देता है और उसकी पतिव्रता पत्नी आत्महत्या कर लेती है। उपन्यास में यानी उसकी पतिव्रता जो स्त्री है वो एक वेश्या के उसमें चंगुल में फंस के अपनी पतिव्रता जो स्त्री है उसको भूल जाता है, लेकिन पतिव्रता जो स्त्री है वो दाम्पत्य जीवन में अपने पति को परमेश्वर तुल्य मान के सदैव मतलब उसी की राह देखती है, लेकिन अंततः वो अपने जीवन का अंत कर लेती है। तो उपन्यास में उस समय जो बनारस शहर है उसमें रहने वाले जो रईसजादे हैं उनके जीवन का सजीव और यथार्थ चित्रण किया है कि कितना इनका कड़वाहट से भरा जीवन होता है। ये चीज आप
अगर कानों में कंगना कहानी आपने राधिका रमण प्रसाद का पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से कानों में कंगना जो है वहां पे उस तरीके से वो इंतजार करती रह जाती है, और जो उनका पति होता है वो एक वेश्या के चंगुल में फंस जाता है और दिन प्रतिदिन जितने भी गहने हैं सब ले जाके दे देता है, और वो कुछ भी नहीं पूछती है पत्नी। लेकिन एक समय आता है कि जब अंत में उसके कानों में वही कंगना जिसको देख के उसको प्रेम हुआ था, वो जब लेने को आता है और उस स्थिति में पत्नी को अपनी पत्नी को देखता है, वो मतलब कि जड़ अवस्था में होती है और मर भी जाती है, तब उनकी आंखें जो है वो खुलती है। तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास कहानी है कि हमारे यहाँ पे जो पतिव्रता धर्म का पालन हमारे यहाँ की नारियां पूरी सम्मान के साथ करती हैं, उनको उनके पूरे जीवन में उसका क्या प्रतिफल मिलता है। तो ये उपन्यास हमें ये सब भी सामाजिक दायरे से उन सारे ताने बाने को दिखाता जो सच में बहुत ही कड़वा यथार्थ है हमारे समाज का। इसके बाद देखिए श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ और देववाला 1899 में लिखा तथा अधकिला फूल इनका 1907 में है। बराबर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय के कौन कौन से उपन्यास इंपॉर्टेंट है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, देववाला 1899, अधकिला फूल 1907 में, और बाकी ये सामाजिक उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी के ठाठ में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम है। ठेठ हिंदी के ठाठ में आपको लगेगा ठेठ हिंदी के ठाठ में हो सकता है कोई हिंदी की विषय वस्तु हो, लेकिन नहीं, इसमें अनमेल विवाह जो होता है उसका दुष्परिणाम दिखाया गया, और अधकिला फूल में धर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया और धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम भी दिखाया गया है। इन उपन्यासों का महत्व भाषा संबंधी प्रयोग की दृष्टि से कहीं ज्यादा है। ठेठ हिंदी के ठाठ में तो लेखक ने संकल्प लेकर ठेठ हिंदी का प्रयोग किया है, और अधकिला फूल में भी छोटे छोटे तद्भव शब्दों को ही प्रयोग किया है। श्री ब्रजनंदन सहाय ने बंगीय कथा साहित्य से प्रभावित होकर सौंदर्य उपासक 1912 ईस्वी में लिखा और राधा कांत 1918 में। तो दो सामाजिक उपन्यास हैं ब्रजनंदन सहाय के द्वारा। और इनके अलावा जो इनका उपन्यास है आप सौंदर्य उपासक देखेंगे, इसमें इन्होंने नायक जो होता है सौंदर्य उपासक में वो अपनी साली से प्रेम करता है, साली भी उसे चाहती है, और सौंदर्य उपासक के नायक की पत्नी इस तथ्य से अवगत होने पर दुखी रहने लगती है और अंत में वो मर जाती है। साली भी यक्ष्मा रोग यानी टीबी से पीड़ित होकर स्वर्गवासिनी हो जाती है। बेचारा सौंदर्य उपासक विरह संतप्त होकर दुखी जीवन व्यतीत करता है। उपन्यास का महत्व एक मनोवैज्ञानिक समस्या की भावमयी अभिव्यक्ति में है। राधा कांत इनका जो 1918 में आया वो आत्मकथात्मक शैली में 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। पहले खंड में जो राधा कांत होता है और द्वितीय खंड में उसके मित्र हरेंद्र, इनकी आत्मकथा कही गई है। राधाकांत और जो हरेंद्र होते हैं दोनों सहपाठी होते हैं, जिनमें राधाकांत साधारण किसान का बालक होता है। उसमें अनेक मानवीय दुर्बलताएं हैं और वो क्रमशः पतन की ओर चला जाता है, किंतु अंततः उसमें सुधार होता है और एक आदर्श मित्र सिद्ध होता है। इसे हम एक चरित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए अद्भुत प्रायश्चित 1906 में, राजेंद्र मालती 1906 ईस्वी में, अरण्य बाला 15 में। इसके अलावा भी आप इनके उल्लेखनीय उपन्यासों में और भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे इतना ही जिक्र किया गया है। इसके बाद आप देखिए सामाजिक उपन्यासकार के तौर पे हमने देखा था मन्नन द्विवेदी जी का नाम लिया गया था। तो मन्नन द्विवेदी जी जो है, मन्नन द्विवेदी गजपुरी प्रेमचंद पूर्व युग के एक सशक्त उपन्यास लेखक रहे हैं। इनके 2 उपन्यास हैं, एक रामलाल 1917 ईस्वी में, एक कल्याणी करके है 1920 ईस्वी में। और बाकी जो कल्याणी है वो प्रेमचंद युग की ही रचना है। रामलाल की रचना 1914 में ही हो गया था। इसमें पुलिस, अदालत, पटवारी, पोस्टमैन, भगत, साहूकार इन सब के बारे में है। तो लेखक का इसमें दृष्टि जो है सुधारवादी रहा है। अब देखिए पूर्व प्रेमचंद जी से पूर्व जितने भी सामाजिक उपन्यासकार की श्रेणी में आए उनमें हमने जिक्र किया, लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है, उनको आप ध्यान से देखिए। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग के उपर्युक्त प्रमुख सामाजिक उपन्यासों के अलावा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जिनके बारे में विषय वस्तु के साथ जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, पर सारे लोगों के बारे में इसी तरीके से जिक्र किया जाए तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सामाजिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। उनमें जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है पंडित देवी प्रसाद। पंडित देवी प्रसाद जी की आपकी रचना सुंदर सरोजनी है 1893 में। श्री मुरलीधर शर्मा है, इनका है सतकुलाचरण 1900 ईस्वी में। श्री कमला प्रसाद कृत कुल कलंकनी है 1905 ईस्वी में। लोचन प्रसाद पांडे का है दो मित्र 1906 में। श्री राम जी दास वैश्य का है फूल में कांटा 1906 में। धोखे की टट्टी 1907 में। श्री गयाचरण त्रिपाठी का सती 1907 में है। श्री बलदेव मिश्र कृत का संसार 1907 ईस्वी। श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत हिरणमयी 1908 में। स्वर्णमयी 1910 में। श्री हरस्वरूप पाठक कृत भारत माता 1915 में है। श्री कृष्णलाल वर्मा कृत चंपा 1916 में है। श्री श्याम किशोर वर्मा कृत काशी यात्रा 1916 में है। श्री गंगा प्रसाद गुप्त कृत लक्ष्मी देवी और श्री रुद्रदत्त शर्मा कृत स्वर्ग में महासभा आदि उपन्यास भी उल्लेखनीय है। इन उपन्यासों ने भी तत्कालीन सामाजिक प्रवृत्तियों में धर्म की जय, आदर्श आचरण का महत्व, नवीनता का समर्थन या विरोध
अंधविश्वासों के परित्याग, सतीत्व की महिमा, ऐश्वर्य न्याय में विश्वास का समर्थन किया है, राष्ट्र प्रेम आदि का चित्रण भी किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है अभी तक आपको जो कराया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ तक आपको जो है सामाजिक उपन्यासकार के बारे में ही बताया है। अब इसके अलावा सामाजिक उपन्यासकार के अलावा आप जो है ऐतिहासिक और घटनात्मक जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रख के चलिए कि हम जो विधाओं पे बात कर रहे हैं तो बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं ना, तो ये ना हो कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में बस पढ़ के निकलते जाए और चीजों को बहुत अच्छे से कंठस्थ ना करते रहे। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे हमने सामाजिक उपन्यासकार के बारे में जितने भी हैं उन पे हमने बात कर ली। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट और भी बचा हुआ है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, और क्वेश्चन आज की सीरीज में नहीं कर पाएंगे कि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि जो जितने भी आपके प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यास रहे हैं उन पे हमने उनकी विषय वस्तु के साथ इंपॉर्टेंट जितने भी हैं बात कर लिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम ऐतिहासिक या जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं उन पे बात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए संक्षेप में आपको ऑनलाइनर फैक्ट में हम करा दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें है। जैसे पंडित गौरी दत्त हैं, इनके द्वारा देवरानी जेठानी की कहानी जो है वो स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया है। और शिक्षा के साथ साथ ये उपन्यास अगर 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का अगर आपको सच्चाई देखना हो तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें इसके अलावा आपको विधवा विवाह के समर्थन की झलक भी दिखती है, तो क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसके बाद ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय इन लोगों ने मिलकर वामा शिक्षक उपन्यास लिखा, और उपन्यास में आपको ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा इसमें दिखाई गई है। उपन्यास का जो पात्र होता है, उपन्यास के पात्र का नाम है मथुरा दास। तो ढाई गांव के जमींदार वामा शिक्षक में जो ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास हैं उनके परिवार में मथुरा दास जो होता है वो बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला जो खर्च होता है उसका विरोधी है। तो ये भी एक तरीके से सामाजिक सुधार की दृष्टि में लिखा गया उपन्यास है वामा शिक्षक। इसके बाद श्रद्धाराम फुलौरी भागवती, ये तो स्त्री शिक्षा मुख्य कथा है जिसमें मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण है। और 1879 के नवंबर महीने के उसमें आप देखें तो हिंदी प्रदीप के संकलनों के आधार पर मधुकर भट्ट ने रहस्य कथा का उल्लेख किया। हिंदी प्रदीप वैसे पत्रिका होता था, आता था बालकृष्ण भट्ट जी का। तो 1879 में कहते कि नवंबर महीने की हिंदी प्रदीप का जो संकलन था उसी के आधार पर मधुकर भट्ट ने रहस्य कथा का उल्लेख किया है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में आपको क्या देखने को मिलेगा, अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा को प्रस्तुत किया गया है। गोपाल राय के अनुसार अगर देखें तो हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व जो प्रेम होता था, यानी विवाह से पहले आज भी जो प्रेम है उनके बारे में अगर जिक्र मिलता है तो ये इनके रहस्य कथा उपन्यास में वो चीज देखने को मिलता है। इसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम है नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय का विकास। क्या आपको ये पता था? नूतन ब्रह्मचारी 100 एक अजान 100 नहीं, ये चीज नहीं था, 100 सुजान एक ये था कि 100 अजान एक सुजान करके, हाँ सुजान मतलब शिक्षक, तो वो जो था उनके लेखक कौन थे? तो यहाँ पे नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के जो लेखक हैं इन्होंने इसका पूरा नाम रखा है नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय का विकास। ये नहीं पता था पहले। इसमें इन्होंने विनायक नामक राव नामक बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय भी है। गोपाल राय के अनुसार जो नूतन ब्रह्मचारी है उसकी कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं हुआ करता था। उस समय जो पिंडारी होते थे, आपने पिंडारी के बारे में अगर थोड़ा भी इतिहास में मराठा शक्ति के बारे में पढ़ा होगा तो पिंडारी होते थे, लूटपाट करते थे, बस उनको खाने पीने को दे दो तो वो जिसके भी उसी के पक्ष में हो जाते थे। तो जब भारत पर एक छत्र अंग्रेजों का राज नहीं था उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। और इस उपन्यास में ब्रह्मचारी जो विनायक है उसके सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का कैसे हृदय परिवर्तन किया जाता वो चीज दिखाया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नूतन ब्रह्मचारी जो है इसको हम किस में डालेंगे, तो इसको ऐतिहासिक कथा वस्तु की श्रेणी में डालेंगे। इसको ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना है। देखिए ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल ने इसको जो है बालकृष्ण भट्ट का ये एक तरीके से देखें नूतन ब्रह्मचारी को उन्होंने पहला उपन्यास माना। और जो 100 अजान एक सुजान है वो हिंदी का पहला उपन्यास माना गया जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई। इस कथा में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के 2 पुत्र हैं, पौत्र हैं, पोते हैं, ऋषिनाथ और निधिनाथ। ऋषिनाथ और निधिनाथ आजान यानी अज्ञानियों की संगति में पड़ते हैं और विलासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और फिर वो जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। फिर जो उनके गुरु चंद्रशेखर यानी सुजान है उनके द्वारा उन्हें उचित मार्ग पर लाया जाता है। और इस उपन्यास को परीक्षा गुरु की परंपरा में माना जाता है। जैसे परीक्षा गुरु में मदन मोहन गलत संगत में पड़ जाता है, फिर उनके
जो दोस्त होते हैं ब्रज किशोर, उनको सही रास्ते पे लाते हैं। फिर इसके बाद है जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न का विशेष महत्व इसलिए क्योंकि हिंदी में अगर कहें कि आख्यायिका शैली का पहला उपन्यास है तो वो जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न है। इसके बाद स्वयं लेखक ने पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना और एन ओरिजिनल नॉवेल इन हिंदी प्रोज की संज्ञा भी दी है। इसमें ब्राह्मण कुमारी जो श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर प्रणय की कहानी है। तो यहाँ पे देखिए ये लाला श्रीनिवास दास का अगर देखें तो इनके द्वारा जो है परीक्षा गुरु हिंदी का पहला जो है अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। ये रचना उपदेश प्रधान है और इसमें दिल्ली के रईस लाला मदन मोहन तथा उनके चरित्रवान एवं विवेकशील मित्र जो लाला ब्रज किशोर है उनको कैसे चंगुल से फंसाते हैं उनकी कहानी है। तिलस्मी और अयार शब्द के संदर्भ में आलोचक मधुरेश लिखते हैं कि ये दोनों ही सदमूलता अरबी भाषा के तिलिस्म अरबी में ग्रीक से आया है। तो हम एक काम करेंगे, आगे के जो जितने भी फैक्ट हैं उनको जो है आगे की क्लास में कराएंगे, क्योंकि हमने अभी तक आपको सिर्फ सामाजिक उपन्यास ही कराया है। तो सामाजिक उपन्यास के दायरे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो सारे हमने करा दिए हैं। और आप यहाँ से एक बार जो है जब आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा तो आप इस लिस्ट से जो है इंपॉर्टेंट जितनी भी रचनाएं हैं उनको कंठस्थ कर लीजिएगा। हमने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए क्रम से पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी, सदानंद का मनोहर, फिर ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का वामा शिक्षक 72 में आया हुआ था, स्वदाराम फिलौरी का भागवती 77 में, बालकृष्ण भट्ट की चारों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट थी, रहस्य कथा, नूतन, 100 जान एक सुजान, और ठाकुर जगमोहन का श्यामा स्वप्न 88 में, लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु है ना। इसके बाद गोस्वामी का तो ये राधाचरण गोस्वामी है, देवकी नंदन खत्री है, लज्जाराम मेहता को तो हमने पहले ही पढ़ लिया क्योंकि वो सामाजिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन देवकी नंदन खत्री को हम अभी आपको तिलस्मी अयारी और जब घटनात्मक वाला पढ़ाएंगे तब उसको कराएंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। अभी हम प्रेमचंद पूर्व युग में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक उपन्यासकार और सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में जितने भी उपन्यास हैं उन पे ही चर्चा किए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी आपका प्रेमचंद युगीन ही होता, लेकिन उसमें आपको ऐतिहासिक या घटना प्रधान उपन्यास पे बात करेंगे। तब जाके आपका प्रेमचंद पूर्व युग खत्म होगा, फिर प्रेमचंद युगीन समय पे जितने भी उपन्यास आएंगे, इसके बाद जो है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आएगा। इस तरीके से आपका उपन्यास विधा खत्म होगा। और इसमें हम क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी जैसे ही आपका ये समाप्त होगा जितने भी आपको प्रेमचंद पूर्व जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे उसको हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि रामचंद्र शुक्ल सीरीज और काव्य शास्त्र की सीरीज को भी अच्छे से फॉलो करते रहिए और इसको भी उतना ही भरसक प्रेम दीजिए। हम यही आपसे अपेक्षा करेंगे कि 100 आवर्स कम से कम इसको मान के चलिए, लेकिन ये विश्वास कीजिएगा कि गद्य में आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बाकी कोई भी क्वेरी हो जो क्वेश्चन किया जाए उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मुझे लगे बहुत ही उत्साह के साथ आप इस क्लास को लेके चल रहे हैं। तो आज के लिए यहाँ पे ही स्किप करते हैं इसको, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।